हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11वीं क्लास का जियोग्राफी का जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। तो आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं और जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है सेशन 2024-25 का, उसके हिसाब से हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको ये चैप्टर वीडियो अच्छे से समझ में आए। जो इससे पहला वाला चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर, वो मैंने करवा दिया है। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करे हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आपका चैप्टर है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने फर्स्ट चैप्टर की अगर वीडियो देखी होगी तो मेरी, या दूसरी वीडियो कभी किसी देखी होगी तो वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन जो ये सेकंड चैप्टर है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर बताया गया है कि किस तरीके से जो हमारा ब्रह्मांड है उसका निर्माण किस तरीके से हुआ। ब्रह्मांड में जितने भी चीज़ें आती हैं, जैसे सूर्य हो गया उसका निर्माण कैसे हुआ, ग्रह हो गए, चंद्रमा हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गए, इन सब का निर्माण किस तरीके से हुआ, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर करे हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की थी। सबसे पहले पृथ्वी का निर्माण किस तरीके से हुआ होगा, ठीक है, ये किसने कहा? ये इमैनुअल कांट ने अपनी परिकल्पना दी। ठीक है, और ये एक जर्मन दार्शनिक थे, जर्मन फिलोसफर थे। इन्होंने सबसे पहले कहा कि इस तरीके से पृथ्वी का निर्माण हुआ। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की थी। ठीक है, ये इनकी परिकल्पना क्या थी ये तो आपकी बुक में नहीं दे रखा, लेकिन इसके आगे का निहारिका परिकल्पना दे रखे, तो हम उसी को देखते हैं। तो निहारिका परिकल्पना देखिए किस तरीके से है। ठीक है, 1976 में गणितज्ञ लाप्लेस ने इसका संशोधन किया, जिसे निहारिका परिकल्पना कहा जाता है। ठीक है, जो जर्मन दार्शनिक थे इमैनुअल कांट, उन्होंने पृथ्वी के संदर्भ में पृथ्वी की उत्पत्ति किस तरीके से हुआ उसके संदर्भ में अपनी परिकल्पना की। ठीक है, लेकिन जो लाप्लेस थे उन्होंने 1976 में उसका संशोधन किया कि जो इमैनुअल कांट की जो पृथ्वी की उत्पत्ति किस तरीके से हुआ, ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति किस तरीके से हुआ उसके संदर्भ में इमैनुअल कांट ने अपनी जो परिकल्पना दी थी उसका संशोधन लाप्लेस ने किया। कब किया? 1976 में किया, और इसी को ही क्या कहते हैं? तो निहारिका परिकल्पना कहा जाता है। तो आपको यहाँ से क्लियर होगा। एक और बार मैं बता दूं आपको, जो जर्मन के दार्शनिक थे इमैनुअल कांट, इन्होंने सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में अपनी परिकल्पना दी थी। इसको 1976 में गणितज्ञ लाप्लेस थे, जो गणित के विद्वान थे। ठीक है, इन्होंने इसका संशोधन किया, इसी को क्या कहा गया? इसी को निहारिका परिकल्पना कहा गया। तो आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो देखिए, जो लाप्लेस थे इनके अनुसार ग्रहों का निर्माण किस तरीके से वो बताया गया। ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ। लाप्लेस ने ये कहा 1976 में, इन्होंने निहारिका परिकल्पना में ये कहा कि जो ग्रह हैं, जब जितने भी ग्रह देखते हैं, 8 ग्रह हैं वर्तमान में, पहले 9 हुआ करता था, प्लूटो था, उसको फिर हटा दिया था ग्रहों की लिस्ट में। ठीक है, जो ये ग्रह हैं इनका निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ। ठीक है, आपको यहाँ तक क्लियर होगा कि लाप्लेस ने क्या कहा। फिर लेकिन क्या हुआ, लेकिन बाद में चैम्बरलेन और मोल्टन, ये भी विद्वान थे, ठीक है, जियोग्राफी के विद्वान थे। ठीक है, इन्होंने क्या कर, चैम्बरलेन और जो मोल्टन ने, इन्होंने ये कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा। इसके बाद तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया और सूर्य से दूर चला गया। धीरे धीरे सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और धीरे धीरे संगठित होकर ग्रहों के रूप में बदल गया। ठीक है, जिस तरीके से वो लाप्लेस ने अपनी ग्रहों का निर्माण किस तरीके से हुआ ये उन्होंने बताया, लेकिन उनकी जो परिकल्पना थी बाद के विद्वानों ने गलत साबित कर दी। बाद में क्या हुआ, लाप्लेस ने जब कहा कि ग्रहों का निर्माण किस तरीके से हुआ, ठीक है, लेकिन बाद के जो विद्वान थे चैम्बरलेन और मोल्टन, इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में जो एक अन्य तारा है, ठीक है, ब्रह्मांड में क्या हुआ है, जैसे सूर्य, इसके पास से एक अन्य तारा सूर्य के पास से गुजरा। ठीक है, अब ये जो तारा है सूर्य के पास से गुजरा, इसका भी कुछ गुरुत्वाकर्षण होगा और सूर्य का भी कुछ गुरुत्वाकर्षण होगा। तो ये जो तारा था बहुत बड़ा था। ठीक है, इसके गुरुत्वाकर्षण से क्या हुआ, सूर्य से सिगार क्या कर गया, यानी थोड़ा सा हिस्सा अलग होके
दूर चला गया, ठीक है, सूरज से दूर चला गया और सूरज के चारों तरफ घूमने लगा और ये धीरे धीरे संगठित यानी ये ठंडा होके ग्रहों का रूप ले लिया, ठीक है, उसी ने ग्रहों का रूप ले लिया। इस तरीके से जो ग्रहों का निर्माण हुआ, ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आधुनिक सिद्धांत, आखिर पृथ्वी का जो निर्माण है वो किस तरीके से हुआ, आधुनिक सिद्धांत है वो है बिग बैंग सिद्धांत। सबसे जो सर्वमान्य सिद्धांत है, जो ज़्यादातर जो विद्वान है वो मानते हैं, वो है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, या बिग बैंग सिद्धांत जिसे कहते हैं। इसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो ब्रह्मांड है उसका निर्माण इससे हुआ, ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत से हुआ। तो देखिए बिग बैंग सिद्धांत क्या है उसके बारे में देखेंगे अभी। 1920 में एडविन हब्बल एक फिलोसोफर थे, ठीक है, इन्होंने इसके प्रमाण दिए थे, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी के प्रमाण। अब देखिए बिग बैंग सिद्धांत है क्या, एग्जाम में पूछ लेता है इससे क्वेश्चन, जो 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछ लेता है बिग बैंग सिद्धांत के बारे में। तो देखिए शुरू में सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है, शुरू में क्या था, जितने भी आप ब्रह्मांड में वस्तुएं देख रहे हैं, सूर्य हो गया, ठीक है, ग्रह हो गए, चंद्रमा हो गया, जितने भी आप चीज़ें देख रहे हैं ब्रह्मांड में, वो क्या था, अति छोटे गोलक यानी एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, ठीक है, सभी एक ही स्थान पर स्थित थे, जिसका जो आयतन था वो अत्यधिक सूक्ष्म था और तापमान एवं घनत्व अनंत था, इन्फिनाइट था, ठीक है। तो बिग बैंग सिद्धांत में क्या कहा था एडविन हब्बल ने, उन्होंने क्या कहा था कि शुरू में, ठीक है, शुरू में सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है वो एक छोटे गोलक या एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित है, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म था, लेकिन जो तापमान था और घनत्व था वो अनंत था, यानी उनका तापमान और घनत्व बहुत ज़्यादा था। बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। जब ये बिग बैंग की प्रक्रिया हो रही थी तो इस समय क्या हुआ, ये जो छोटा गोलक था या एकाकी परमाणु था, इसमें भीषण यानी बहुत तगड़ा विस्फोट हुआ। इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया वृत्त विस्तार, और जब ये विस्फोट हो गया तो इससे बहुत बड़ा स्तर पर क्या हुआ, विस्तार होने लग गया, ठीक है। ये घटना तकरीबन 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी, ठीक है। तो इसी तरीके से ब्रह्मांड में जितने भी चीज़ें आप देख रहे हैं, सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी, ठीक है, इन सब का निर्माण हुआ। तो एक और बार मैं बता दूं आपको, ये बिग बैंग थ्योरी थी, ये क्या थी, ठीक है। इसमें इन्होंने कहा था, बिग बैंग सिद्धांत में ये कहा गया था कि जो ब्रह्मांड जिससे भी बना है, पहले सभी एक छोटे गोले के आकार के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिसका आयतन बहुत ज़्यादा था, ठीक है, और तापमान भी बहुत ज़्यादा था, घनत्व भी अनंत था, ठीक है। और जब ये बिग बैंग की प्रक्रिया हो रही थी तो उस समय जो छोटा गोलक था या एकाकी परमाणु था, इसमें भीषण विस्फोट हुआ, यानी बहुत बड़े स्तर पर विस्फोट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, विस्फोट जब हुआ तो इसमें बहुत सारा विस्तार होने लग गया। जैसे ही विस्फोट हुआ तो उसके बाद बहुत सारे ग्रह बनने लग गए, ठीक है, आकाशगंगाएं बनने लग गए, चंद्रमा बनने लग गए, ठीक है, आसमान में जितने भी आप एस्टेरॉयड, उल्कापिंड देख रहे हैं, ये सब बनने लग गए। और ये जो घटना है ये 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। तो आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्थिव और जैविक ग्रह में अंतर। ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी, पार्थिव ग्रह और जैविक ग्रह क्या होता है, ठीक है, इनमें अंतर क्या है। पार्थिव ग्रह के बारे में पहले हम देखते हैं, फिर जैविक ग्रहों के बारे में देखेंगे। जो पार्थिव ग्रह, इन्हें भीतरी ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। पार्थिव ग्रह सूर्य से बहुत नज़दीक हैं, जहाँ अत्यधिक तापमान के कारण गैस संगठित न हो पाई। सौर वायु सूर्य के नज़दीक ज़्यादा शक्तिशाली थी, जिस कारण पार्थिव ग्रहों से ज़्यादा मात्रा में गैस उड़ा ले गए। अब देखिए मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। ये आप मान लीजिए, यहाँ से आप मान सकते हैं ये सूरज है, ठीक है, सूर्य हो गया हमारा, ठीक है, सूर्य हो गया, और ये हो गए हमारे ग्रह, ये पार्थिव ग्रह हो गए। ये 4 मैंने आपको पार्थिव ग्रह बता दिए। ये बताओ सूर्य के क्या थे, इन्हें भीतरी ग्रह भी कहा जाते हैं। ये जो 4 ग्रह इन्हें भीतरी ग्रह भी कहा जाते हैं। आपको पता हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, ठीक है, इन्हें भीतरी ग्रह भी कहा जाता और ये सूरज के नज़दीक है, ठीक है, सूरज के नज़दीक है, इसलिए यहाँ पे बताऊँ तापमान भी ज़्यादा होती है और गैस जो थी वो संगठित नहीं हो पाई, क्योंकि जो सूर्य है, सौर ऊर्जा सूर्य के नज़दीक ज़्यादा होते हैं, आप सबको पता है। तो जितने भी गैस थी इन ग्रहों पर से उड़ा के ले गई। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं। जो जैविक ग्रह इनके उल्टे मैं आपको अभी बताता हूँ।
और ये देख लीजिए एक पॉइंट और है कि जो पार्थिव ग्रह है इनका आकार भी छोटा होता है जोविन ग्रह की अपेक्षा में। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा पार्थिव ग्रह के बारे में। अब जोविन ग्रह के बारे में देख लीजिए, ये उसका बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, पार्थिव ग्रह का अपोजिट है जोविन ग्रह। तो आप यहाँ से देखिए कि जोविन ग्रह के बारे में हम देखते हैं, इन्हें बाहरी ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, जोविन ग्रह सूर्य से अधिक दूर पर है जहाँ कम तापमान के कारण गैस संघनित हो गई, इनका आकार बड़ा होता है। अब मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। ये मान लीजिए आप, ये हो गया हमारा सूर्य, ठीक है, और ये हो गए हमारे जोविन ग्रह। ठीक है, ये बताऊँ क्या थे, इन्हें बाहरी ग्रह भी कहा जाता है और ये सूर्य के दूर स्थित थे, इसलिए यहाँ पे जो सौर ऊर्जा वो भी कम पहुँचती थी, इसलिए यहाँ पे जो गैस थी वो संघनित हो गई, और ये संघनित हो गई इसलिए इनका जो आकार भी होता है ना ये बड़ा होता है, यहाँ पे ज़्यादातर गैस होती है। और ये मैं आपको बता दूँ, जो पार्थिव ग्रह है उसमें बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गई अपनी, और मंगल हो गया, वो पार्थिव ग्रह में आते हैं। और जोविन ग्रह उसमें बृहस्पति हो गए, शनि हो गए, ठीक है, और यूरेनस, नेपच्यून जो जोविन ग्रह हो गए। तो यहाँ से आपको क्लियर होगा पार्थिव ग्रह और जोविन ग्रह के बारे में। ठीक है, इनमें क्या अंतर है। अब देखिए कि किस तरीके से जो तारों का निर्माण है वो किस तरीके से हुआ। आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होते, जिसे निहारिका कहा गया। जो आकाशगंगाएं, आपको पता होगा आकाशगंगों के बारे में, ठीक है, उनका जो निर्माण है वो शुरुआत में जो हाइड्रोजन गैस है इससे बने विशाल जो बादल है, हाइड्रोजन गैस के बहुत बड़े बादल थे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े बादल थे, उनका जब संचय होना शुरू हो गया तो इसी को निहारिका कहा गया। ठीक है, इस बढ़ती हुई निहारिका, जो निहारिका थी ये बढ़ती गई और गैस के झुंड विकसित हो गए। ये जो निहारिका थी इसमें बाद में जाके क्या हुआ, जो गैस के झुंड थे, ठीक है, हाइड्रोजन गैस के झुंड थे वो विकसित होने लगे। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बन गए। ये जो झुंड थे बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गए और गैसीय जो पिंड थे उनमें ये बनने लग गए। ठीक है, जिनसे तारों का निर्माण आरंभ होगा, जिनसे क्या हुआ, तारों का निर्माण होने लगे। तो ये क्या था, ठीक है, जो आकाशगंगाएं होती है, ठीक है, जो आकाशगंगा आपको पता हो, जो तारों का बहुत सारे जो तारों का समूह ने आकाशगंगाएं कहते हैं, इनके निर्माण की जो शुरुआत है वो हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होते, जिसे निहारिका कहा जाता है। जो ये निहारिका थी, इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड धीरे धीरे विकसित होने लग गए और ये जो झुंड थे बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बन गए, जिनसे तारों का निर्माण आरंभ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, जो आकाशगंगा है यही होता है, जो तारों का समूह है, बहुत सारे करोड़ों अरबों तारे मिलकर आकाशगंगाएं बनाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तारों का निर्माण हुआ। अब देखिए, और ये जो ऐसा माना जाता है कि तारों का निर्माण 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ। तो मैंने आपको पहले बताया था जो बिग बैंग सिद्धांत था वो 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ, लेकिन जो तारों का निर्माण है वो लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ। ठीक है, सौर मंडल के बारे में जान लेते हैं। आप क्या आपको पता हमारे सौर मंडल के बारे में, फिर भी आपकी बुक में है तो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ठीक है, पहले 9 होता था, ठीक है, प्लूटो भी हुआ करता था, लेकिन उसे ग्रहों की लिस्ट में हटा दिया। ठीक है, निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। जो निहारिका है इसे ही सौरमंडल का जनक कहा जाता है, क्योंकि निहारिका से सौरमंडल का निर्माण हुआ। इसके ध्वस्त होने व क्रोट के बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले। ये जो सौरमंडल है अपना, इसका ये जो निहारिका है, जब निहारिका ध्वस्त हुई, ठीक है, और क्रोड बनने की शुरुआत है वो लगभग 5.6 अरब वर्ष पहले हुई। जो हमारे ग्रह, जितने भी आप ग्रह देख रहे हैं, इनका जो निर्माण है वो 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले हुआ। ठीक है, तो ये पूछते नहीं है कि ग्रहों का निर्माण कितने वर्ष पहले हुआ, या ठीक है, या चंद्रमा का निर्माण कितने वर्ष पहले हुआ, या बिग बैंग सिद्धांत जो थी उसका जो निर्माण है वो कितने वर्ष पहले हो, ये सब नहीं पूछते। ये सब सिर्फ आपको ऐसे ही याद करना है। आप हो जाए तो आप कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। सौर मंडल में सूर्य, ठीक है, जिसे तारा भी कहते हैं, जो सूर्य अपना इसे तारा भी कहते हैं। ठीक है, आपको पता होगा। 8 ग्रह आपको भी पता है, और 63 उपग्रह, ये छोटे छोटे ग्रह होते हैं बिल्कुल। ठीक है, लाखों छोटे पिंड है, ठीक है, लाखों करोड़ों छोटे पिंड है। ठीक है, इसमें क्षुद्र ग्रह भी होते हैं, धूमकेतु भी होते हैं। ठीक है, धूमकेतु जो अपने सैटेलाइट्स होते हैं वो भी होते हैं। वृहत मात्रा में धूल कण भी होते हैं और गैस भी होती है। तो इस सौर मंडल के बारे में आपको पता लगा होगा, आपको वैसे पहले से ही पता होगा।
तो आई होप मैंने अभी तक आपको जितने भी टॉपिक करवाए होंगे, समझाए होंगे, आपको समझ में आया होंगे। फिर भी अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है या आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो एक बार आप फिर वीडियो देखें। तो भी अगर किसी में डाउट है आपको टॉपिक में तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए जल्दी मिलते हैं। ये जो चैप्टर है आपका नेक्स्ट जो पार्ट है वो जल्दी चैनल पर अपलोड करवा दिया जाएगा, तब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।